बच्चों, आज के इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय का अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या है, इसकी रचना कैसे होती है और इसके विभिन्न रूप को आज हम देखेंगे। इसके पहले आपने कक्षा 9वीं में एक चर का रैखिक समीकरण का अध्ययन कर चुके हैं। तो हम थोड़ा सा पूर्व ज्ञान यहां पर आपका करा दें। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि एक संख्या का दोगुना 9 के बराबर है। फिर से सुनिए, इस उदाहरण से हम एक चर का रैखिक समीकरण जो कक्षा 9वीं में आप पढ़ चुके हैं, एक संख्या का दोगुना 9 के बराबर है, इसको बीजीय रूप में कैसे निरूपित करेंगे। मान लो वह संख्या x है तो उसका दोगुना क्या हो जाएगा, 2x। तो प्रश्नानुसार 2x बराबर 9 या फिर हम 2x 9 बराबर 0, ये इसका बीजीय निरूपण है और इसको हम एक चर का रैखिक समीकरण कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें एक चर राशि है और वो है x, और चर की घात यानी x की घात वो है 1, इसलिए इसको एक चर का रैखिक समीकरण कहते हैं। वैसे घात के आधार पे हम इसको एक घातीय समीकरण, एक चर का एक घातीय समीकरण, लेकिन रैखिक समीकरण इसलिए कहते हैं कि इसका ग्राफ जो बनता है वो एक सरल रेखा बनता है। हम इसी में एक और उदाहरण लेते हैं। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 11 है। अब बच्चों, आपने 9th क्लास में ये सवाल आपने किया है, क्रमागत प्राकृतिक संख्या। तो क्रमागत प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 ये प्राकृतिक संख्या है, तो क्रमागत प्राकृतिक संख्या को हम बीजगणित में कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए पहली प्राकृतिक संख्या x लेते हैं तो उसके जस्ट बाद की प्राकृतिक संख्या x + 1 होगी। इस प्रकार से हम दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये क्रमागत प्राकृतिक संख्या x और x + 1। अब ये कहता है इनका योग 11 है, तो x + x + 11 x + 1 बराबर 11। ये बीजीय निरूपण है। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या ले लिया x और x + 1, कहता है उनका योग 11 है, तो दोनों का योग कर दिया, x + x + 1 बराबर 11। इसको सरलता रूप में लिखेंगे तो x + x 2x + 1 बराबर 11, 2x 11 - 1, और इस प्रकार से हम इसको 2x बराबर 10, 2x - 10 बराबर 0। तो इस प्रकार से हम इसको समीकरण के रूप में पिछली क्लास में देख चुके हैं। और इसका हल भी आपने देखा है। इसका हल जैसे हम यहां से 2x बराबर 9, तो x बराबर 9/2, इसका हल हो गया। इसका हल हम देखते हैं यहां पर, इसका हल तो 2x बराबर 10, तो x बराबर 10/2 यानी x बराबर 5, ये इसका हल। अब हम इस क्लास की बात करते हैं एक चर का द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण। तो इसको भी हम उदाहरण लेकर के समझते हैं। ये उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण को आप देखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक आयत की लंबाई x - 5 इकाई तथा चौड़ाई x - 10 इकाई तथा इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग इकाई है। तब इसका बीजीय निरूपण क्या होगा। इस बीजीय निरूपण को देखते हैं कि इसका रूप क्या आता है। तो चलिए, हमको आयत के बारे में पता है, इसकी लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, क्षेत्रफल दिया है। तो सबसे पहले हम
क्षेत्रमिति में इसका संबंध पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल उसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। यदि हम इसको बीजीय रूप में निरूपित करें कि लंबाई x माइनस 5 इकाई, चौड़ाई x माइनस 10 इकाई और क्षेत्रफल 100 वर्ग इकाई। अब आप देखिए इसको थोड़ा सरल करते हैं, सरलतम रूप में करते हैं तो इसका रूप x को गुना कर दीजिए इन दोनों के साथ, x गुना x स्क्वायर माइनस x गुना 10 माइनस 10x, फिर माइनस 5 का इन दोनों के साथ गुना करिए माइनस 5x और माइनस गुना माइनस प्लस 5×50 और बराबर 100। अब यदि हम थोड़ा सरलता रूप में लिखें x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x, सजाती राशि दोनों को चिन्ह समान में जोड़ दीजिए माइनस 15x और प्लस 50 और इसका पक्षांतर करिए माइनस 100 बराबर 0। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 50 बराबर 0। 50 में 100 घटा दिया माइनस 50। अब इस व्यंजक को देखिए, बाएं तरफ का व्यंजक देखिए आप और इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए 3 पद दिख रहा है आपको, 1 2 3, इसमें भी एक ही चर है, आप देख रहे हैं एक चर जो कि x है, चर यानी x की अधिकतम घात देख रहे हैं, x की अधिकतम घात आप देख रहे हैं, x की अधिकतम घात देखो यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है और यहाँ पर x वाला पद नहीं है, फिर भी हम कह सकते हैं x की घात 0 बोल सकते हैं। तो इसमें x की अधिकतम घात 2 है, तो 2 घात का एक चर वाले 2 घात का समीकरण अर्थात द्विघाती समीकरण दिख रहा है आपको। हम एक और उदाहरण लेकर के समझते हैं, 2 प्राकृत संख्या गुणन पर। जैसे आपने यहाँ पर लिखा है 2 क्रमागत प्राकृत संख्या, यहां पर भी हम कर देते हैं 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल। तो ये क्रमागत प्राकृत संख्याएं x और x प्लस 1, 2 क्रमागत प्राकृत संख्या गुणनफल। तो क्रमागत प्राकृत संख्या लेते हैं 2 क्रमागत, ये क्रमागत संख्याएं प्राकृत संख्याएं हम x और x प्लस 1 ले सकते हैं और इसका गुणनफल 0 बोल रहा है, इन दोनों का गुणनफल 0 है, तो इसका निरूपण क्या हो जाएगा, x गुना x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको थोड़ा सा विस्तारित रूप में लिखते हैं, x गुना x स्क्वायर प्लस x गुना 1x और इक्वल टू 0। यहां पर भी आप देख रहे हैं x की घात 2 है, एक ही चर है, लेकिन इसमें 2 पद है, यहाँ पर आपको 3 पद देखने को मिल रहा है। एक और हम उदाहरण लेते हैं और इसमें भी हम देखते हैं कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुने रखते हुए क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है, इसका बीजीय निरूपण देखते हैं। तो यहाँ पर आयताकार बगीचा है, इसकी लंबाई चौड़ाई पे संबंध दिया है, लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है, लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है, तो इसमें संबंध कैसे स्थापित करेंगे, बीजीय संबंध। तो जैसे मान लो इसकी चौड़ाई x इकाई है, तब इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई से 2 गुना, लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुना, तो 2x इकाई हो जाएगी। और जबकि इसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर दिया है, तो फिर से आप यही संबंध देखेंगे आयत के लिए लंबाई गुनी चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। यदि हम लंबाई गुनी चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, तो लंबाई लंबाई 2x और चौड़ाई x और क्षेत्रफल इसमें दिया है 800। तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर या फिर 2x स्क्वायर माइनस
800 इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे हम एक चर का द्विघात समीकरण, हमने यहाँ पर 3 उदाहरण लिया है। इन तीनों उदाहरण को आप देखें, यहाँ पर 3 पद दिख रहा है लेकिन x की अधिकतम घात 2 है। यहाँ पर केवल 2 पद दिख रहा है लेकिन x की अधिकतम घात 2 है। यहाँ पर भी x 2 पद दिख रहे हैं लेकिन x की अधिकतम घात 2 है। तो हम यहाँ पर एक चर का द्विघात समीकरण की परिभाषा इन उदाहरणों के आधार पर दे सकते हैं कि एक ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक चर हो और उसमें उसकी अधिकतम घात 2 हो, ये द्विघाती समीकरण कहलाता है या वर्ग समीकरण भी कहते हैं। तो यदि हम इसको व्यापीकरण करें तो इसका व्यापीकरण में हम इसको लिख सकते हैं कि इसका जो व्यापक रूप इस प्रकार का लिखा जा सकता है, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यदि हम इन उदाहरणों से प्राप्त बीजीय व्यंजक का जो निरूपण है उसको हम व्यापक रूप में लिखना चाहें तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं x² यानी a इंटू x² प्लस b इंटू x प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें a b c आप देख सकते हैं, a b c इन उदाहरण से आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर x² का गुणांक 2 दिख रहा है, यहाँ x² गुणांक 1 दिख रहा है, यहाँ x² गुणांक 1 दिख रहा है। तो ये कोई संख्या हो सकता है, इस संख्या को हम यहाँ पर वास्तविक संख्या, तो हम लिखते हैं यहाँ पर ये जो गुणांक है, इन तीनों पदों के जो गुणांक है अर्थात a b और c, ये वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं। r मतलब वास्तविक संख्या उसके नाम से। और इसमें ये जरूरी है कि x वर्ग का जो गुणांक है 0 नहीं होना चाहिए। तो ये एक चर का द्विघाती समीकरण कहलाता है। अब इसके विभिन्न रूप देखिए आप, इसके विभिन्न रूप ये हमने जहां पर 7 उदाहरण लिखा है, देखिए ये गुणनखंड रूप में दिख रहा है आपको, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए विस्तारित रूप में है लेकिन 2 पद है, x² माइनस 2x इक्वल टू 0। तीसरा x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। चौथा x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। पांचवा x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। छठवा x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सातवां x इक्वल टू 0। तो ये विभिन्न रूप है, ये सभी द्विघाती समीकरण है या वर्ग समीकरण है, क्योंकि प्रत्येक में आप देखेंगे तो x की अधिकतम घात 2 मिलेगा। कुछ जो है सीधा विस्तारित रूप में है जहां पर हम आसानी से पहचान कर सकते हैं, लेकिन जो विस्तारित रूप में नहीं है, विस्तारित करके उसमें हम देखते हैं कि x की अधिकतम घात 2 आता है, तो इसका मतलब क्या है, वो द्विघाती समीकरण है। लेकिन यदि हम यहाँ पर एक और उदाहरण लेकर के समझें, इस समीकरण पर विचार कीजिए, इस समीकरण को गौर से देखेंगे, x² माइनस 5 इंटू रूट एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब पहचान करना है कि ये द्विघाती समीकरण है कि नहीं, तो हमने कहा x की अधिकतम घात 2 होना चाहिए, तो x की अधिकतम घात 2 तो है, यानी इसको द्विघाती समीकरण होना चाहिए। लेकिन हमें इस बात पर भी विचार करना है, इस पूरे पर विचार करना है कि द्विघाती समीकरण यदि वो व्यापक रूप में है तो उसका जो बायां पक्ष है वो बहुपद होना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो दूसरा पद है, यहाँ पर वर्गमूल x का मतलब होता है ये कर्णी घात है, या हम परिमेय घात भी बोल सकते हैं, ऐसी घात 1/2 बोल सकते हैं, या वर्गमूल। तो ये बहुपद नहीं है, अब बहुपद नहीं इसलिए यह द्विघाती समीकरण नहीं है। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि ये द्विघाती बहुपद है। यदि द्विघाती बहुपद को हम यदि किसी अचर के बराबर कर देते हैं या 0 के बराबर कर देते हैं तो वह जो है द्विघाती समीकरण कहलाता है। इसी व्यापक रूप को द्विघात समीकरण का मानक रूप भी कहते हैं। आगे की वीडियो में हम इन द्विघात समीकरण के हल करने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।